जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेकनिंग क्लासेस। सो जो भी बच्चे जेकेपी कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने अपने सिलेबस में जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में एक टॉपिक देखा होगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके मेंबर्स आपने पढ़ना है, यूएनओ क्या है उसके बारे में देखना है और वीटो पावर के बारे में देखना है वो क्या होती है। देन इसमें और भी मेंबर्स क्या हैं, बेसिकली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन मेंबर्स हैं, ये सारे टॉपिक आपने वहाँ पर देखे होंगे। तो आज हम इसी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फुल फ्लेज कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट द फर्स्ट थिंग इज दैट अगर आपने हमारी यूट्यूब की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपके लिए डिफरेंट क्लासेस की प्लेलिस्ट बन गई हुई है। जैसे जो भी पोर्शन है, जैसे जम्मू कश्मीर का है, कंप्यूटर का है, करंट अफेयर वाला है, तो सारा आपको पढ़ाया जा रहा है, आप फ्रीली यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन पीडीएफ में सब इंक्लूडेड है, बट पहले आप मेरी कहानी सुनो, ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी चीजें। देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनाइटेड नेशंस, मतलब नेशंस को आपस में जोड़ने की एक ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब जो वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज हैं उनको आपस में जोड़ती है ताकि वर्ल्ड पे पीस स्टेब्लिश रहे, मतलब वॉर्स ना हो, उसको रोकने के लिए, वॉर को रोकने के लिए यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। तो इसका काम क्या है? इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना। इतना तो आपको समझ आ गया। अब कहानी स्टार्ट होती है 1914 में। 1914 से 18 के बीच में क्या होता है, 1914 से 1918 के बीच में आपको पता है क्या होती है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये चीज़ सोची जाती है कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जिसका काम हो जो वर्ल्ड लेवल पे पीस को मेंटेन करे। तो 1919 के टाइम में एक बॉडी बनती है जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस। कौन सी बॉडी बनती है? लीग ऑफ नेशन। इसका काम होता है कि मतलब वॉर्स को रोकना ताकि वर्ल्ड में वॉर्स ना हो। बट ये फेल हो जाती है। हमारी लीग ऑफ नेशन जो बॉडी बनाएगी एट 1990s टाइम, तो ये बॉडी जो है फेल हो जाती है। ये इसकी फेलियर की वजह से आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है 1939 से लेकर 1945 के बीच में हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है। अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है 1945 के बीच में, उस टाइम ये सोचा जाता है कि एक ऐसी बॉडी बनाएंगे जिसकी वजह से, जिसका काम होगा वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना। तब 1945 में जो बॉडी बनाई जाती है जो बेसिकली रिप्लेस करेगी इस लीग ऑफ नेशंस को और एक अच्छा स्ट्रक्चर प्रिपेयर होता है ताकि वर्ल्ड में पीस मेंटेन करे, इस बॉडी को बोला जाता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो आपको हिस्ट्री समझ आ गई यूएनओ क्या कब बनी। देखो, यूएनओ बनी ड्यू टू द फेलियर ऑफ लीग ऑफ नेशन, क्योंकि लीग ऑफ नेशन जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक नहीं पाई। तो लीग ऑफ नेशन होने के बावजूद सेकंड वर्ल्ड वॉर, बट जब से यूएनओ बना तब से थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुई है। और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगी नहीं तो वो एक दिन में ही खत्म हो जाएगा वर्ल्ड पूरा, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन आपको इतना याद रखना है कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूएनओ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनी, नहीं, ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। और इसको हम बोल सकते हैं कि ये लीग ऑफ नेशंस को इसने रिप्लेस करा। तो ये फैक्ट भी आपने याद रखना है, ठीक है। अब इसमें टोटल कितनी कंट्रीज इसका पार्ट है, तो इसके टोटल मेंबर स्टेट्स हैं 193। तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में करेंटली कितने मेंबर्स हैं? 193 मेंबर्स हैं। और ये कब बनी थी? 1945 में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क यूएसए में, ठीक है। अभी हम देखेंगे ना, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 6 ऑर्गन्स हैं, उसमें से 5 के तो इधर ही है न्यूयॉर्क यूएसए में, एक ही है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उसका हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। वो भी मैं आपको बता दूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या आपने देखा, यूएनओ 1945 में बनी। इसमें कितनी मेंबर स्टेट्स हैं? 193 मेंबर कंट्रीज हैं। लास्ट साउथ सूडान ऐड हुई थी, 193rd मेंबर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क यूएसए में है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद होगी। अब इसका एक एम्बलम है, मतलब कहने का मतलब इसका फ्लैग है। इसका फ्लैग देखो ध्यान से, ये इसका फ्लैग है। अगर आपको पूछे कोई जो यूएनओ का फ्लैग है वो कौन से कलर में है, तो लाइट ब्लू कलर में। देखो इसकी बैकग्राउंड कौन से कलर में है? लाइट ब्लू कलर में, ठीक है। और इसके बीच में क्या है? ये देखो, ये 2 ओलिव की ब्रांच, ओलिव की ब्रांचेस बेंड की हुई हैं। ये देखो, एक ओलिव की ब्रांच ये आ गई, एक ओलिव की ब्रांच ये आ गई, ठीक है। तो 2 ओलिव की ब्रांचेस जो हैं वो बेंड की हुई हैं और उसके बीच में ये क्या है? ये वर्ल्ड का मैप है। बीच में क्या है? वर्ल्ड का मैप है। तो ये आपने फ्लैग को याद रखना है। यूनाइटेड नेशन का फ्लैग कैसा है? देखो, यूएन एम्बलम जो है इसमें 2 बेंड ओलिव की ब्रांचेस हैं और इसके बिटवीन क्या है? एक वर्ल्ड का मैप बना हुआ है। लाइट ब्लू जो है इसकी क्या है? बैकग्राउंड है। ये आपने याद रखना, ठीक है। ऐसे देखो, पीडीएफ तो आपके साथ शेयर हो जाएगी, वहां से आप पढ़ लोगे, बट जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। सो पीडीएफ के पीछे मत भागा करो, लेक्चर सुना करो अच्छे से। अगर एक बार चीज दिमाग में बैठ गई ना, तो एग्जाम तक एक बार और वापस वीडियो सुन लोगे तो एग्जाम में काम बन जाएगा आपका, ठीक है।
तो यूएनओ का काम क्या है? इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना, ह्यूमैनिटेरियन एड देना। जैसे यूएनओ बहुत सारे प्रोग्राम चाहिए, इसकी पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं जो वर्ल्ड में जाती हैं, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करना और इंटरनेशनल लॉ को प्रमोट करना। बट इतना याद रखो, यूएनओ का काम है वर्ल्ड पे पीस को मेंटेन रखना, सिक्योरिटी को मेंटेन रखना, ठीक है। अब हिस्ट्री जो है यूनाइटेड नेशन की कहानी स्टार्ट होगी, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो फोर रनर है यूनाइटेड नेशन का वो क्या था? लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था 1919 में, और किसके तहत बना था? ट्रीटी ऑफ वर्सलीज के तहत, ठीक है। इसका काम भी यही था कि इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, बट ये फेल हो गया क्योंकि इसके बाद जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगी और उसके बाद जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी। अब ये जो नाम था यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में, ये जो यूनाइटेड नेशंस है, ये नाम किसने रखा है? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये नाम रखा है, कॉइन किया था नाम किसने? यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट ने, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। किसने किया था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का नाम याद रखना, इन्होंने ही ये नाम कॉइन करा था यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। दिस इज क्लियर। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ डे कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 में यूएनओ फोर्स में आया था, ठीक है। अब इसका जो चार्टर है ना, मतलब बेसिकली जो एक चार्टर, एक लेटर तैयार हुआ था कि ये होगा, इसके बीच ये होगा, रूल्स बनाए गए थे, उसको साइन कब किया गया था? उसको साइन किया गया था 26 जून 1940। देखो फोर्स में आया था 24 अक्टूबर 1945 में। फोर्स में आने का मतलब होता है तब से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन लागू हो गई थी, मतलब वो काम करना शुरू कर गई थी। बट इसका जो ये रूल्स प्रिपेयर किए गए थे वो तो पहले प्रिपेयर किए जाते हैं, उस पर साइन हुआ था 26 जनवरी 1945 में। कितनी? 50 नेशन जो थे इकट्ठे हुए थे। बेसिकली एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, अभी बताऊंगा, उसमें 50 नेशन इकट्ठे हुए थे और उन्होंने मिलकर इसको यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन किया था। और बाद में पोलैंड भी ऐड हो गया था और वो 51st फाउंडर मेंबर, तो 51 फाउंडर मेंबर थे। देखो जो मीटिंग हुई थी उसमें 50 मेंबर बैठे जिन्होंने साइन किया था, बाद में पोलैंड भी एज वन ऑफ द फाउंडर मेंबर इसमें ऐड हो गया था, टोटल 51 हो गए थे, ठीक है। और इसमें एट प्रेजेंट 193 मेंबर से आपको मैं बता चुका हूँ, साउथ सूडान जो है वो लास्ट एंट्री हुई है 193 मेंबर। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी ना जहां पर इसका चार्टर साइन हुआ, उस कॉन्फ्रेंस का नाम था यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई थी? सैन फ्रांसिस्को यूएसए में हुई थी। इसमें ही 50 कंट्रीज ने, रिप्रेजेंटेटिव ने इसको किया था और इन्होंने ही साइन करा था यूनाइटेड नेशंस का चार्टर, जो मैं अभी बता रहा हूं। यूनाइटेड नेशन के चार्टर को साइन करा था 50 कंट्रीज ने मिलकर। कब किया था? 26 जून 1945। तो डेट साथ साथ देख लो। और ये फोर्स में कब आया था यूएनओ? 24 अक्टूबर 1945 में। इसलिए 24 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? यूएनओ डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर। ये था हमारा यूएनओ और उसकी हिस्ट्री। एक बार लास्ट में रिवाइज करवा दूंगा। इन शॉर्ट देखो, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद बनी। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनी थी, बट वो फेल होगी क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हुई। उसके बाद हमने यूएनओ बनाया। यूएनओ का काम था वर्ल्ड में पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। कब फोर्स में आया? 24 अक्टूबर 1945। ये डेट आप याद रखोगे। यूएनओ जो है उसमें एट प्रेजेंट 193 मेंबर्स हैं और लास्ट कौन ऐड हुआ है? लास्ट ऐड हुआ है साउथ सूडान। और इसका जो बेसिकली कॉन्फ्रेंस हुई थी सैन फ्रांसिस्को में, वहां पर इसके चार्टर को साइन किया था 50 कंट्रीज ने। बाद में 51st पोलैंड भी एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इसका बना था यूनाइटेड नेशन का। और इसका नाम जो है यूनाइटेड नेशन को कॉइन किया था रूजवेल्ट ने, ये याद रखना, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, ठीक है। दिस इज क्लियर। एक बार रिवाइज करवा दिए शॉर्टकट मैंने सभी। अब देखेंगे यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जैसे आप हो ना, आपकी बॉडी के ऑर्गन्स है ना, हार्ट है आपका, ब्रेन है आपका, किडनी है आपकी, ये ऑर्गन्स है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन के ऑर्गन्स है। तो 6 ऑर्गन्स हैं इसके। इसमें जो ट्रस्टशिप काउंसिल है ना, वो अब काम नहीं करता, ये याद कर लें, ये अब काम नहीं करता है। ऑर्गन ये है, ठीक है। तो कौन सा है? एक तो जनरल असेंबली, एक है सिक्योरिटी काउंसिल, वीटो पावर सिक्योरिटी काउंसिल। बोलते हैं ना 5 कंट्रीज है इनके पास वीटो पावर, अभी देखेंगे सारा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसी के अंदर यूनेस्को आता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को भी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का है। उसके बाद एक ट्रस्टशिप काउंसिल है, ये भी बताऊंगा क्या है, इसका क्या है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये याद रखना, इसका हेडक्वार्टर हेग में है, नीदरलैंड में, बाकी न्यूयॉर्क में, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग, नीदरलैंड में, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी में जो डे टू डे काम दे, किसी भी चीज़ का सेक्टर, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल जेकेपी कांस्टेबल की तैयारी, जम्मू कश्मीर में रहने वाले हो, आपने सुना ना जम्मू में सेक्रेटरेट है, ठीक है। श्रीनगर में सिविल सेक्रेटरेट है। सेक्रेटरेट वो होता है जहाँ पर फाइलें, ऑफिशियल वर्क होता है। इसी तरह यूनाइटेड नेशन का जो ऑफिशियल डे टू डे पेपर वर्क देखेगा उसको बोलेंगे यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरेट, ठीक है। ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये सारे के सारे जो हैं 6 के 6 ऑर्गन कब इस्टेब्लिश हुए थे? 1945 में, जब यूनाइटेड नेशन बना था। अब एक एक करके सबको पढ़ेंगे। देखो यार, मैंने बिल्कुल इन शॉर्ट 1 लाइन करके डाल दी है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आप सुन लोगे तो पीडीएफ भी देखने की जरूरत नहीं है, बट पीडीएफ एक बार रिवाइज कर लेना, वीडियो कितनी बार देखोगे। अब देखो जनरल असेंबली जो है
वही मेन ऑर्गन है, समझ लो। क्यों? क्योंकि यहीं से पॉलिसीज बनती हैं और बाकी जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी सिलेक्शन भी मेनली यहीं से होती है। मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज है ना, आप अगर कोई एग्जाम में पूछे जनरल असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं तो 193 होंगे। क्यों? सारी कंट्रीज जितनी यूएनओ के मेंबर है सारी जनरल असेंबलीज का पार्ट होती हैं। पहले तो आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो ऑल द 193 मेंबर्स, यही लिखा है यूनाइटेड नेशन की, वो सारों की रिप्रेजेंटेशन होती है जनरल असेंबली में, ठीक है। इसी वजह से यही यूनाइटेड नेशन की इकलौती बॉडी है जिसमें यूनिवर्सल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब हर कंट्री की रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। कब? अब ये हर साल मीट करते हैं, हर साल ये सितंबर में मिलते हैं यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और डिस्कस करते हैं यूनाइटेड नेशन की चीज़ों के बारे में, ठीक है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का हर साल सितंबर वगैरह में सेशन होता है, ठीक है। एट प्रेजेंट देखो, इसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए चुना जाता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई 2021-22 के लिए चुना जाएगा, 22-23 के लिए, 23-24 के लिए, 24-25 के, ऐसे हर 1 साल के लिए चुना जाता है। क्या? एक प्रेसिडेंट बनाया जाता है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। इस बार के कौन चुने गए? फाइलमोन योंग। कहाँ के हैं? कैमरून के, कैमरून कंट्री के हैं ये, और ये प्रेसिडेंट चुने गए हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के इसके 79 सेशन पे, जो स्टार्ट हुआ था सितंबर 2024 में। तो सितंबर 2024 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में अब जो फाइलमैन योंग हैं कैमरून के, वही प्रिसाइड करेंगे एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की बात करो। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट की भी बात नहीं कर रहा हूँ, वो बताऊंगा, वो 5 साल के लिए होते हैं, ठीक है। और ना मैं बोल रहा हूँ कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के चुने गए। मतलब आपने याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर बात करूँ, जिसका टेन्योर 1 साल के लिए होता है, उसके प्रेसिडेंट जो है कैमरून कंट्री को चुना गया, उसके फाइलमैन योंग जो हेड हैं उन्हीं को चुना गया है। ये फैक्ट आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल देखो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है वो तो मेन ऑर्गन आ गया, उसका काम है कुछ जो भी, मतलब 193 कंट्रीज मिलकर कोई भी डिसीजन लेना हो, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल का लेना हो कहीं पर। सिक्योरिटी काउंसिल मतलब इसका मेन काम है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। अब ध्यान से सुना इसकी स्टोरी। इसमें टोटल कितने मेंबर्स हैं? 15, मतलब 15 कंट्रीज इसका पार्ट हैं। 5 इसके परमानेंट है, मतलब ये तो रहेंगे ही रहेंगे, और 10 जो है वो चेंज होते रहते हैं 2-2 साल के लिए। मतलब हर एक कंट्री को 2 साल के लिए मिलता है। जैसे इंडिया को अगर 2 साल के लिए मिला है ना, 2 साल इंडिया करेगा, जैसे 2021-22 कर लिया, 22-23 कर लिया, अब 23-24 में उसको नहीं मिलेगा, 23-24 में कोई और आएगी, ऐसे याद रखो, ठीक है। तो 10 होते हैं नॉन परमानेंट। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 10 नॉन परमानेंट कंट्रीज होंगी और 5 तो परमानेंट है, जो सदाबहार हैं जब से यूनाइटेड नेशन बना है। उसमें कौन है? चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूएसए। ये 5 परमानेंट है। रट लो ये 5 परमानेंट है और 10 यूनाइटेड नेशंस की जो है वो नॉन परमानेंट। 10 नहीं भी याद हो, ये 5 याद रखना, ठीक है। अब इनके पास होती है, इन 5 के पास है वीटो पावर। वीटो पावर का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके घर में आपके पापा के पास है वीटो पावर। अब मैं बताता हूं कैसे है। आपके घर पे मान लेते हैं एक आपके फादर आ गए, मदर आ गए, मान लेते हैं 2 बॉयज हैं, 1 गर्ल है, ठीक है। आपकी फैमिली में आपके 2 बॉयज चाहते हैं कि घर पे एक नया एलईडी आए, ठीक है, एलईडी टीवी आए, तो ये भी मान गए। एक बहन भी चाहती है, मान गई, मदर भी जान गई। अब पापा के पास वीटो पावर है, अगर वो चाहेंगे कि नहीं आए तो इन चारों ने जो डिसीजन लिया वो सारा डिसीजन फेल हो जाएगा, अगर फादर ने ये बोल दिया कि घर पे एलईडी टीवी नहीं आनी चाहिए। इसी तरह इन 5 के पास वीटो पावर है। अगर कोई भी डिसीजन सिक्योरिटी के लिए लिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल रशिया ने यूक्रेन पे वॉर कर दिया, अगर सपोज करो ये सारे मिलकर बोल देते हैं कि रशिया को रुकना पड़ेगा वहां पर, बट रशिया बीच में बोल देता है कि नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, उसने विटो कर दिया, तो जो भी ये डिसीजन लेना चाहते थे वो डिसीजन फेल हो जाता है। मतलब इन 5 में से कोई भी पर्सन, कोई भी एक मेंबर कंट्री इन 5 में से परमानेंट में से अगर विटो कर देते, विटो करने मतलब किसी भी डिसीजन को चेंज कर देते, नहीं मानती है, तो वो डिसीजन कभी इंप्लीमेंट नहीं होता है। इसलिए इंडिया इनको बोलती है कि आप हमें भी पार्ट बनाओ, आप सिर्फ 5 हो और मैक्सिमम आप यूरोप के हो, बाकी जगह के तो है नहीं, हमें भी रिप्रेजेंटेशन दो। इंडिया जो है सबसे ज्यादा पॉपुलस है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की, तो इंडिया को भी विटो पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। आई होप आपको विटो पावर का कंसेप्ट समझ आ गया आपके सिलेबस में। एग्जाम में पूछे विटो पावर किसके पास है, तो 5 परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो 10 नॉन परमानेंट होंगे उनके पास नहीं है। इनके नाम याद कर लो, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम जो आपका ब्रिटेन है, और यूएसए। इन 5 के पास विटो पावर है। विटो पावर होने का मतलब है इनके पास ये पावर है कि अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी वर्ल्ड पीस के लिए कोई डिसीजन लिया जा रहा है, कोई सिक्योरिटी के लिए, अगर इनमें से एक भी कंट्री 5 में से उस डिसीजन को पसंद नहीं करती है, तो वो अगर विटो कर देगी तो वो डिसीजन कभी इंप्लीमेंट नहीं होगा, ठीक है। और बाकी जो नॉन परमानेंट मेंबर अभी जो 10 चल रहे हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे डाल दिए, देख लेना। अल्जीरिया, इसका 2025 में टेन्योर खत्म होगा। इक्वाडोर का 2024 में ही हो जाएगा।
गुआना है, जापान है, माल्टा है, मोजम्बिक है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया मतलब साउथ कोरिया, सिएरा लियोन है, स्लोवेनिया है और स्विट्जरलैंड है। ये 10 अभी नॉन परमानेंट चल रहे हैं। 2-2 साल का टर्नओवर होता है, यही मैंने लिखा है कि 2-2 साल का टर्नओवर होता है नॉन परमानेंट वालों का, और परमानेंट वाले तो सदाबहार हैं, वो हमेशा ही रहते हैं। ठीक है, अब इंडिया की बात करें, इंडिया जो है, इंडिया कितनी बार नॉन, इंडिया परमानेंट तो है नहीं, नॉन परमानेंट कितनी बार बन गया है? 8 बार। 8th टाइम ये बना था 2021 में, तो इसने 2021-22 और 22-23 वाला टर्नओवर जो है वो करा था, 2 साल के लिए बना था, और 8 बार इंडिया जो है नॉन परमानेंट मेंबर बन चुका है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट थर्ड ऑर्गन हमारा कौन आ जाता है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। देखो 2 ऑर्गन मैंने अच्छे से पढ़ाए, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी मैं जब एमसीक्यू सेशंस लाऊंगा ना इन टॉपिक में, तो वापस रिवाइज भी करवाता हूँ। मेरे एमसीक्यू कम रिवीजन सेशन होते हैं, जस्ट मैं एमसीक्यू नहीं पढ़ाता हूँ, उनके साथ चीज़ों को रिवाइज भी करवाता हूँ। आप ये वीडियो देखो अच्छे से, उसके बाद एमसीक्यू कम रिवीजन सेशंस भी जब आएंगे तब देखना, इस वीडियो को भी 2 बार देख लेना, ये चीज़ें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। बट मैं आपको एक चीज़ मैं बोलता चलूँ, अगर आप सिंसियरिटी से पढ़ोगे तो वीडियोस आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने और भी पढ़ाना है, जूनियर असिस्टेंट हाई कोर्ट की भी क्लासेस चल रही हैं। आप बच्चों के लिए मैं पहले भी स्टार्ट करता, बट तुम सिंसियरिटी से पढ़ते नहीं हो। अगर रेगुलर पढ़ोगे, कमेंट सेक्शन में अलर्ट रहोगे, मुझे रिप्लाई करते रहोगे, तो लेक्चर्स भी आते रहेंगे। ठीक है, अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का क्या काम है? देखो इसका नाम से ही पता चल रहा है कि इकोनॉमिक और सोशल वे में वर्ल्ड में मतलब चीज़ों को प्रमोट करना। जैसे हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, मतलब वर्ल्ड में नो पॉवर्टी हो, वर्ल्ड में जीरो हंगर हो, मतलब कोई भूखा ना रहे, इन सब चीज़ों में मतलब सोशल काम करना वर्ल्ड पे, और इकोनॉमिक चीज़ों को ठीक करना, इसके लिए यूनेस्को का काम है। ठीक है, इसका काम है इकोनॉमिक, सोशल और इन्वायरमेंट इश्यूज़ को सॉल्व करना, मतलब डेवलपमेंट रिलेटेड गोल्स को अचीव करना। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स है, और कौन इलेक्ट करता है इन मेंबर्स को? जनरल असेंबली 3 साल के लिए। ठीक है, कितने मेंबर्स होते हैं इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल? जैसे यूनेस्को है ना, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर, ये इसका ही पार्ट है, इकोसॉक के ही अंदर आता है, इसमें बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं। ठीक है, तो कितने मेंबर्स हैं? 54 मेंबर्स हैं, और इनका टेन्योर कितना होता है? 3 साल का होता है। जस्ट इतना भी याद रखोगे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, तो काम बन जाएगा। ठीक है, अब आ गया इंपॉर्टेंट इस ट्रस्टशिप काउंसिल। ये इतना इंपॉर्टेंट अब नहीं रहा है, क्यों? क्योंकि ये खत्म हो चुका है, क्योंकि इसका जो काम था ना 1994 में खत्म हो गया। अब इसका काम क्या था? देखो, इसको पहली बात तो 1945 के टाइम पे बना था। यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है था, उसमें चैप्टर 12 में इसके बारे में लिखा गया था। चैप्टर जो 12 था ना, चार्टर या यूनाइटेड नेशन चार्टर, मतलब जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब, इसी तरह यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें जो चैप्टर 12 था, उसमें लिखा गया था ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। अब होता क्या था, ध्यान से सुनो। जैसे इंडिया ब्रिटिश की कॉलोनी था ना, ब्रिटिशर ने यहाँ पर मतलब हमारे इंडिया को कैप्चर करा होता है, एक काइंड ऑफ अपनी कॉलोनी बनाई थी। ऐसे उस टाइम पे 1945 में 11 जो थी वो ऐसी काउंसिल मतलब कॉलोनीज बनी हुई थी डिफरेंट कंट्रीज़ की। यूरोप ने कुछ एरियाज़ को कैप्चर करके उनको अपनी कॉलोनी बनाया होता। इस ट्रस्टीशिप काउंसिल का यही काम रखा गया था कि उन कॉलोनीज से उन कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंट करवाना। ठीक है, ये काम था। और 1994 में क्या होता है, जितने भी टेरिटरीज थी, मतलब जो 11 की 11 टेरिटरीज थी, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने सेल्फ गवर्नमेंट आ गई, मतलब वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब ये इंडिपेंडेंट हो गए तो इसका ऑपरेशन खत्म हो गया। तो 1 नवंबर 1994 में ट्रस्टीशिप काउंसिल का ऑपरेशन सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है, अभी ये सस्पेंडेड ही चल रही है। मतलब यार जब ये बनी थी ना ट्रस्टीशिप काउंसिल, इसका काम ये बोला गया था कि जो भी कॉलोनीज हैं डिफरेंट कंट्रीज की, कॉलोनीज होने का मतलब जैसे ब्रिटिशर ने हम पे राज करा तो वो डिफरेंट कंट्रीज पे राज कर रहे थे। ब्रिटिशर्स की जगह और भी थे, बहुत सारे यूरोपियन थे, तो वो राज कर रहे थे। अब 11 ऐसे थे, इन्होंने बोला कि 11 को फ्री करवाना है, उनको सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो जब 11 के 11 इंडिपेंडेंट हो गए तो इसको सस्पेंड कर दिया। अब तो इसका काम नहीं ना कुछ, तो 1 नवंबर 1994 में इसको सस्पेंड कर दिया गया। ये आपने याद रखा है। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखो, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस मतलब जो भी वर्ल्ड में कंट्रीज के डिस्प्यूट होते हैं, नेशनल मतलब फॉर एग्जांपल यूएसए का अगर किसी और कंट्री के साथ डिस्प्यूट है, कनाडा के साथ कोई डिस्प्यूट हो, तो कहाँ पे जाएगा, वो जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। तो ये प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ल्ड्स कोर्ट, वर्ल्ड्स कोर्ट कहते हैं। ये भी याद कर लेना। ठीक है, कब बना? ये भी 1945 में बना, यूनाइटेड नेशन के चार्टर के तहत, और इसने अपना काम अप्रैल 1946 में स्टार्ट करा। कोई नहीं पूछेगा हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, हेग नीदरलैंड में, ये याद करके जाना। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हेग नीदरलैंड में। ठीक है, इससे पहले एक परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था। जब जो लीग ऑफ नेशन बनी थी ना 1919 में, उसके अंडर ही परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस बनाया गया था 1920 में। बट जब लीग ऑफ नेशन ही फेल होगी तो हमने क्या किया, हमने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को बनाया। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कोई जज जब चुना जाता है ना, वो कितने टाइम के लिए चुना जाता है? 9 ईयर्स के लिए। ये भी याद कर लो, कितने टाइम के लिए चुना जाता है? 9 ईयर्स के लिए चुना जाता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नेक्स्ट है कि अब कितने इंडिया के जूरिस्ट रहे हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो वो नाम मैंने यहाँ पर डाल दिया, एक बार देख लेना। बेनगाल रामा राव, नगेंद्र सिंह,
रघुनंदन स्वरूप पाठक और दलवीर भंडारी, ये सारे जो हैं इंडियन जूरिस्ट हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जिन्होंने सर्व करा। इंपॉर्टेंट ये याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर आप याद रखोगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, हेग नीदरलैंड में, ठीक है। एंड द लास्ट ऑर्गन जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का इज द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट मतलब वो प्लेस जहां पर डे टू डे काम जो है देखे जाएंगे। देखो यहीं पर लिखा हुआ है कैरी आउट डे टू डे वर्क ऑफ द यूनाइटेड नेशन, ये इनका मैंडेट होता है, ठीक है। और ये किसकी रिकमेंडेशन पे होता है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और कितने दिन देखो जैसे इसका सेक्रेटरी जनरल क्या बोलते हैं, सेक्रेटरी जनरल। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि एट प्रेजेंट हु इज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ। सेक्रेटरी जनरल कहने का मतलब इस सेक्रेटरीट का हेड यही डे टू डे वर्क देखेगा, और इसी का काम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के डे टू डे वर्क को देखना। तो सेक्रेटरी जनरल जो है वो कितनी देर के लिए चुना जाता है, पहली बात 5 साल के लिए चुना जाता है। कौन चुनता है सेक्रेटरी जनरल को, कौन चुनता है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ही चुनती है। और इसका टेन्योर कितना होता है, 5 ईयर्स के लिए। एट प्रेजेंट कौन है, एंटोनियो गुटेरेस, ये नाम याद कर लो, एंटोनियो गुटेरेस इज एट प्रेजेंट यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल। इनका टेन्योर जो है वो कब स्टार्ट हुआ, 1 जनवरी, मतलब इनका पहले भी था, इनका सेकंड टेन्योर, मतलब 2 बार ये इलेक्ट हुए। सेकंड टर्म इनका स्टार्ट हुआ 1 जनवरी 2022 और कब चलेगा, कब तक चलेगा, 31 दिसंबर 2026। तो याद रखो कि 31 दिसंबर 2026 तक एंटोनियो गुटेरेस ही सेक्रेटरी जनरल रहेंगे किसके, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के। और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है फॉर योर एग्जाम, ठीक है। दिस इज क्लियर, 6 के 6 ऑर्गन देख लिए, इतना ही है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और कुछ होगा तो मैं एमसीक्यूज में कवर करवा लूंगा। 5 मिनट में अच्छे से रिवाइज कर लेते, 5 मिनट नहीं यार, 3 मिनट में रिवाइज करेंगे, बट वीडियो नहीं छोड़ना, भी देखना, सारा फ्लैशबैक हो जाएगा। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड में इन पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना। 193 इसमें कंट्रीज़ हैं। साउथ सुडान लास्ट ऐड हुई 1945, 24 अक्टूबर को ये फोर्स में आया। 26 जून 1945 में इसका जो चार्टर है वो साइन हुआ, 50 कंट्रीज़ ने साइन करा, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में बैठ के। 50 के बाद में पोलैंड भी एज वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इसका बन गया, ठीक है। अब इसकी बात करें, इसके जो ऑर्गन हैं, इसके जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन 6 हैं। जनरल असेंबली है, सेक्रेटरीट है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, और कौन सा रह गया, एक रह गया ना, ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, सारे ही बोल दिए, ठीक है। अब एक एक देखते हैं। जनरल असेंबली का काम है, मेन यही ऑर्गन है, सारी सिलेक्शन यहीं से होती है। जनरल असेंबली में जो है एक साल के लिए कंट्री चुनी जाती है, और यहाँ पे एट प्रेजेंट कैमरून के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट हैं और 10 नॉन परमानेंट है। परमानेंट मेंबर्स के बाद वीटो पावर है, ठीक है, ये फैक्ट आपने याद रखना है। नेक्स्ट हमारी बात करें, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इसका काम है कि वर्ल्ड में सोशल लेवल पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे काम करना, इकोनॉमिक लेवल में वर्ल्ड में चीज़ों को ठीक करना, ये इसका काम है। इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का 54 मेंबर इसमें एट प्रेजेंट चल रहे हैं। नेक्स्ट ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसका काम ये था कि वर्ल्ड में जो कॉलोनीज हैं उनको खत्म करें, उसको इंडिपेंडेंट करें। वो इंडिपेंडेंट होगी और 1994 में इसका काम जो है सस्पेंड कर दिया गया। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, इसका काम है वर्ल्ड में पीस को मेंटेन करना, ये इसका काम है, मतलब जुडिशरी वाला काम देखना है इसका। और इसका जो है हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड में, ये आप याद करोगे। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जो है डे टू डे एक्टिविटी यूएनओ की देखेगा। इसके जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और एंटोनियो गुटेरेस सेकंड टर्म के लिए चुने गए हैं, और 2026 तक इनका टेन्योर है, ठीक है। दिस इज क्लियर, यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये हमने पढ़ लिया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और इसी तरह के लेक्चर्स अगर आप चाहिए तो कमेंट सेक्शन में थोड़ा बताना। सेकंड थिंग इज दैट प्लेलिस्ट, देखो जो मैंने ऑलरेडी ये नहीं पढ़ाया था तो लेक्चर आया, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ा है वो मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है। मैं और भी क्लासेस होती है मेरी, तो मैंने जो पढ़ाया वो नहीं पढ़ाऊंगा, इसीलिए प्लेलिस्ट पे जाओ। प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की, उन प्लेलिस्ट से उनको कवर करते चलो, और मेरे को जो लगेगा जो मैंने नहीं पढ़ाया उसकी क्लासेस आपके लिए आती जाएंगी, ठीक है। आप अच्छे से पढ़ो, मैं आपको कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश करूंगा। प्लस आपको टाइमली मॉक टेस्ट में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मॉक टेस्ट के लिए इधर उधर भटकना मत, मॉक टेस्ट में आपको बहुत अच्छे एग्जाम ओरिएंटेड प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप में डेली करंट अफेयर्स शेयर करता हूँ, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम में PDF वगैरह में शेयर करवा दूंगा, सब मैं डिस्क्रिप्शन में ही लिंक वगैरह दे दूंगा, ठीक है। दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।